नाउ द इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट और एंटी कोलिन ईस्ट्रेजेस। इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट और एंटी कोलिन ईस्ट्रेजेस, जैसे हमने एज वी डिस्कस बिफोर कि आपके पास जो इनडायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट हैं वो बेसिकली किसके ऊपर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली वो इनहिबिट करते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेजेस को। ये एंजाइम्स वो एंजाइम्स है जो कि एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं कोलिन एंड एसीटेट में। तो जब आपके पास ये एंजाइम्स इनहिबिट हो जाएंगे तो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी ऑन निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स क्या होगी, इन्हांस हो जाएगी। वही चीज़ आपके पास यहाँ पे इस बार डिस्कस की जाए। एक्शन ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट इज बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल, इज बाय डिक्रीजिंग द इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन इन द साइनेप्स बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेजेस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि डिक्रीज करते हैं इनएक्टिवेशन को। बेसिकली क्या है, डिक्रीजेज द इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की इनएक्टिवेशन को डिक्रीज कर देते हैं, कैसे, बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेजेस। एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन आपके पास देन इन्हांस हो जाती है निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे, और मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन यहाँ बढ़ जाएगी। एंटी कोलिन ईस्ट्रेजेस ड्रग्स जो हैं वो आपके पास रिवर्सिबल कैटेगरी की भी होती हैं और इरिवर्सिबल कैटेगरी इनहिबिटर्स के भी होते हैं। आपके पास जो रिवर्सिबल हैं वो कौन से हैं, कार्बामेट, फाइजोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन, पेरिडोस्टिगमीन, एड्रोफोनियम, रिवेस्टिगमीन, डोनिपेजिल और गैलेंटामीन। ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल कैटेगरी की आपके कार्बामेट्स के अंदर कैटेगराइज होते हैं। दूसरे आपके पास एक्रिडीन्स है जिसमें टेक्राइन्स जो हैं वो आपके बेसिकली कैटेगराइजेशन में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट या एंटी कोलिन ईस्ट्रेजेस में आपके पास जो है इरिवर्सिबल कैटेगरी में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो कि बेसिकली आपके पास इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। इकोथियोफेट, मेलेंटियोन, आपके पास डाइजिनॉन, टेबान और सैरिन, ये आपके पास बेसिकली जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और कार्बामेट जो है कार्ब अराइल और पैराथियोन्स बेसिकली आपके पास जो है वो कार्बामेट्स के अंदर इरिवर्सिबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट या एंटी कोलिन ईस्ट्रेजेस बेसिकली आपके पास जो है इसमें नियोस्टिगमीन या प्रोस्टिगमीन जो है वो प्रोटोटिपिकल एजेंट है, प्रोटोटिपिकल एंटी कोलिन ईस्ट्रेजेस एजेंट है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ माइसेंथिनिया ग्रेविस में यूज़ होता है। एंड देन व्हाट इज़ माइसेंथिनिया ग्रेविस? माइसेंथिनिया ग्रेविस आपके पास न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर मींस कि वहाँ पे एसिड आपके पास जो है वो प्रॉपर मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती हैं। और आपको पता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें आपके पास जो है एसिटाइल कोलिन इफेक्ट प्रोड्यूस करें। तो आपके पास ये जो ड्रग्स हैं ये करेंगी एंटी कोलिन ईस्ट्रेजेस होती हैं, उनकी एक्टिविटी को, जो एंजाइम मौजूद है उनकी एक्टिविटी को वहाँ पे डिक्रीज करेंगी और एसिटाइल कोलिन को निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर एनहांस कर देंगी, जिसकी वजह से माइसेंथिनिया ग्रेविस की जो कंडीशन है वो थोड़ी बहुत ट्रीट हो जाएगी। या फिर आपके पास एंटीडोट फॉर ट्यूबरक्यूलिन है। ट्यूबरक्यूलिन और जो है आपके पास और अदर और नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स हैं जो कि सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शंस को स्टॉप किया जा सके। तो जो ये एज एन एंटीडोट आपके पास नियोस्टिगमीन यूज़ किया जाता है ताकि जो ट्यूबरक्यूलिन की वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो गई हैं उनको दोबारा से जो है वो रिज्यूम किया जा सके। ये स्टमक में प्रॉपर ओरली जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए हम इसे पेरेंट्रली देते हैं। और आपके पास ये बेसिकली रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है विद टाइम। इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट आपके पास जो है जिसमें एंटी कोलिन ईस्ट्रेजेस, जिसमें हमें एड्रोफोनियम। अब हमारे पास जो डिफरेंट एजेंट्स को हम जो है उनके डायग्नोस्टिक हम जो उनके क्लिनिकल यूज़ पे देख रहे हैं। एड्रोफोनियम डायग्नोस्टिक माइसेंथिनिया ग्रेविस में यूज़ किया जाता है और आपके पास रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकर्स के तौर पे यूज़ किया। हम इस आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्या होते हैं। आपके पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की वर्ड इंडिकेट करा है इस वक्त आपको कि बेसिकली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्या हैं, जो आपके पास न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। तो हम एड्रोफोनियम को यूज़ करते हैं जिसमें बेसिकली आपके पास जो एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी टूवर्ड द आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर एनहांस हो जाती है। यानी पाइरोस्टिगमीन आपके पास मेंटेनेंस ऑफ ड्रग चॉइस है जो हम जो है माइसेंथिनिया ग्रेविस के पेशेंट में यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पर यूज़ करते हैं। फाइजोस्टिगमीन आपके पास जो है
ओनली एंटीकोलिनेस्टेरेज है जो कि आपके पास कैपेबल है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाए और आपके पास मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। अच्छा जी, ये तमाम ड्रग आपके पास जो है वो एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक हमने इनिशियल आपके पास डिस्कस किया था। ये एंटीकोलिनर्जिक्स कौन सी ड्रग्स होंगी जो कि मस्कुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे एट्रोपिन या आपके पास एंटीहिस्टामिन या टीसीएस भी आपके पास जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिनोथाइजीन एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो उनके तमाम इफेक्ट्स को, उनके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम एज एन एंटीडोट भी इन्हें यूज़ करते हैं और ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में भी ये यूज़ की जाती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट या एंटीकोलिनेस्टेरेज। इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है आपके पास अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी यूज़ हो रहे हैं। अल्जाइमर्स के पेशेंट में आपने ये देखें हेल्दी ब्रेन है और ये अल्जाइमर्स का ब्रेन है। अल्जाइमर में आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रेन हो जाती है, एट्रोफी ऑफ द ब्रेन कॉज होती है। बेसिकली इन शॉर्ट आपके पास जो है डोनिपिजिल बेसिकली आपके पास क्या है, डिले करती है प्रोग्रेशन ऑफ दिस डिजीज़। हमें ये पता है कि एसिटाइल कोलिन हमारे पास जो है वो ब्रेन से मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ हो रहा है ब्रेन से और हमारे प्री साइनेप्टिक सेल से बेसिकली रिलीज़ होता है। तो ब्रेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम जो है ये इनडायरेक्ट एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं ताकि इसका ब्रेक डाउन जो है वो कम से कम हो सके और ये मस्कुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जो कि ब्रेन में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्रेन निकोटिनिक रिसेप्टर्स उनके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। डोनिपिजिल आपके पास लिवर टॉक्सिसिटी नहीं रखती। गैलेंटामाइन आपके पास जो है वो भी यूज़ की जाती है। रिवेस्टिगमीन भी जो है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग कैटेगरी लॉन्ग एक्टिंग है और ट्वाइस अ डे इसकी डोजिंग की जाती है। टेक्रीन जो है वो हेपेटिक टॉक्सिसिटी रखती है। तो हेपेटिक टॉक्सिक ड्रग जो है वो हेपेटिक कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में नहीं दी जाएंगी। हेपेटिक कॉम्प्रोमाइज पेशेंट मीन्स कि जिन्हें लिवर डिजीज़ है उनमें हम नहीं देंगे, या अगर रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो है तो उनकी डोज जो है वो डिक्रीज़ करके मैनेज करके देंगे। यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट आपके पास क्या है कि मेयोसिस में यूज़ किया जाता है, मायसेंथीनिया ग्रेविस में यूज़ किए जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि आपके पास आफ्टर ऑपरेशन पैरालिटिक यानी पैरालिसिस हो जाती है इलियस के अंदर, पेरिस्टालसिस नहीं हो रही होती तो उसको रिज्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं, या यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लडर के लिए यूज़ किए जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव डीक्लोराइजेशन ट्यूबरक्यूलिन के थ्रू जो है पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर हम जो है वो पेरिस्टालसिस वगैरह को आपकी न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को रोक देते हैं, जिसकी वजह से जब हम डीक्लोराइजेशन करते हैं, बेसिकली न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को रोकना डीक्लोराइजेशन करना होता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव इसको डीक्लोराइजेशन को ओवरकम करने के लिए भी हम एंटीकोलिनेस्टेरेज यूज़ करते हैं। कोबरा बाइट की कंडीशन में यूज़ करेंगे, बेलाडोना पॉइजनिंग में यूज़ करेंगे, अल्जाइमर डिजीज़ में जैसे हमने भी डिस्कस किया, और कुछ ड्रग्स की ओवरडोजेज में जैसे हमने पढ़ा कि वो एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी रखती हैं, इसलिए हम उसकी जो है एंटीकोलिनेस्टेरेज यूज़ करते हैं ताकि उनकी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी को ओवरकम किया जा सके। प्रॉपर्टीज़ आपके पास इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स क्या है, एड्रोफोनियम आपके पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, मायसेंथीनिया ग्रेविस में यूज़ की जाती है, डिफ्रेंशिएट करती है मायसेंथीनिया को कोलिनर्जिक क्राइसिस की। कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या है कि आपके पास बेसिकली आपके पास जो है एसिटाइल कोलिन जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से आपके अभी हम इसके इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से क्राइसिस हो जाता है। जबकि मायसेंथीनिया ग्रेविस में क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ मसल कॉज हो रहा होता है, वीकनेस ऑफ मसल कॉज हो रही होती है मायसेंथीनिया में। अच्छा, फाइसोस्टिगमीन जो है वो टर्शरी अमाइन है, सीएनएस के अंदर एंटर हो जाता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है, ग्लूकोमा में भी यूज़ किया जाता है, और आपके पास एंटीडोट है, एट्रोपिन के अंदर एंटीडोट जो है वो एज एन एंटीडोट यूज़ किया जाता है। न्यूरोस्टिगमीन और पाइरोस्टिगमीन जो है वो कॉटनरी अमाइन, टर्शरी अमाइन है, कॉटनरी अमाइन है, सीएनएस के अंदर एक्टिविटी एंटर नहीं होता। जितने भी कॉटनरी अमाइंस हैं वो आपके पास क्या है, कॉटनरी मॉलिक्यूल मीन्स ये बिग अमाइंस होते हैं जो कि इजीली सीएनएस के अंदर एंटर नहीं होते कभी भी, कॉटनरी स्ट्रक्चर्स। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग है आपके पैरालिटिक इलियस में, यूरिनरी रिटेंशन के अंदर, मायसेंथीनिया के अंदर, और रिवर्सल ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की एक्टिविटी को रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया।
डोनिपेजिल और टेक्रीन आपके पास जो है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं। जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं उनकी CNS एंट्री ज़्यादा होती है। तो ये अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज़ में आपके पास श्रिंकेज जो ब्रेन हो रहा है और हमारे पास रिक्वायर्ड है कि बेसिकली वो मस्कुलिनिक वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनके ऊपर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ा दी जाए। तो हम ऐसा एजेंट यूज़ करेंगे जो कि लिपिड सॉल्युबल होगा ताकि वो CNS में एंटर हो सके। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आपके पास लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी इसमें मौजूद हैं। तो आपके पास ग्लूकोमा में एक होती है फेट टाइप यूज़ की जाएगी और एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाएगा, जिसमें इंसेक्टिसाइडल पर्पस के लिए कौन से यूज़ की जा रहे हैं, मैलाथियोन एंड पैराथियोन। या फिर आपके पास और नर्व गैस के थ्रू नर्व एज एन नर्व गैस भी यूज़ किया जाता है, जो उसमें आपके पास सेरिन आता है। टॉक्सिसिटी आप देखें कि बेसिकली टॉक्सिसिटीज़ क्या होती हैं। एज एन इंसेक्टिसाइड कैसे जो लॉन्ग एक्टिंग इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं कार्बामेट्स के अंदर भी और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर लॉन्ग एक्टिंग इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट, वो वाइडली यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर साइड में एज एन इंसेक्टिसाइड। जैसे मैलाथियोन आपके पास पैराथियोन प्रो ड्रग्स हैं जो कि रैपिडली बायो एक्टिवेट हो जाती हैं। मीन्स प्रो ड्रग है तो मीन्स के बाद में बॉडी में जाके बायो एक्टिव होगी, पहले इनएक्टिव होगी। तो बायो एक्टिवेटेड हो जाती हैं बाय इंसेक्ट्स के P450 एंजाइम सिस्टम से और एसिटाइलकोलिन इससे इनहिबिटर बन जाती हैं एक्टिवेशन के बाद। अच्छा, ये बेसिकली आपके पास क्या करती हैं, कोवलेंटली बॉन्ड करती हैं सीरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे स्टेरिक साइट पे। जो एंजाइम की स्टेरिक साइट है उसके ऊपर क्या है, स्टेरिक साइट्स के ऊपर क्या मौजूद है, सीरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं। उन ग्रुप्स के साथ जाके कोवलेंटली बाउंड कर देती हैं। तो उनकी जो आपके स्टेरिक साइट होती है आपके पास एसिटाइलकोलिन एस्टरेसिस की, वो क्या होती है, वो आपके पास जो है वो डैमेज हो जाती है। मीन्स कि वो आपके पास इरिवर्सिबल ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पे ये बायो एक्टिवेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो स्लोली होती है। बायो एक्टिवेशन जो आपके पास यहाँ पे हो रही है इनिशियल, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर स्लोली होती है एज़ कम्पेयर टू पेस्टिसाइड। लेकिन ये आपके पास ह्यूमन टॉक्सिसिटीज़ कॉज करते हैं कोलिनर्जिक एक्सेस के थ्रू। आपके पास बेसिकली क्योंकि सिम्टम्स ऑफ कोलिनर्जिक एक्सेस बाय आपके मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एनहांस कर देते हैं, एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को एनहांस कर देते हैं। डेट इज़ वाई जो है ये आपके पास जो है बेसिकली ह्यूमन टॉक्सिसिटीज़ रखते हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी आप देखें, टॉक्सिसिटी में क्या होगा, जब आपके पास एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर कंटिन्यूसली मौजूद रहेगा तो टॉक्सिसिटी कॉज कैसे होगी ये देखें। क्योंकि आपके पास क्या उसके जो एंजाइम था एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, वो क्या हो गया, अगर बॉडी के अंदर टोटली डैमेज हो गया है तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ऑन द मस्कुलिनिक और निकोटिनिक साइड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पिपलरी कंस्ट्रक्शन कॉज हो जाएगी। मियोसिस जो आपके हमने पढ़ा है इसकी स्टिमुलेशन ऑफ GI ट्रैक्ट में ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस कॉज होंगे तो क्या होगा, क्रैम्प्स बनेंगे, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होना, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट होगी तो वॉमिटिंग, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो डायरिया। पेरिस्टाल्सिस अपवर्ड होगी बढ़ेगी तो वॉमिटिंग, पेरिस्टाल्सिस डाउनवर्ड बढ़ेगी तो डायरिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड वीडी। एंड यूरिनरी ट्रैक में आपको पता है कि बेसिकली क्या कॉज करता है, यूरिनरी आपके पास जो है रिटेंशन को डिक्रीज करता है, ये मीन्स कि यूरिनेशन कॉज करता है। तो इनकंटिनेंस और यूरिनेशन का आपके पास फ्लो बढ़ जाएगा। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन क्यों कॉज करता है, तो कंटिन्यूसली वीजिंग और डिज़िपनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इंक्रीज ग्रैंडुलर सिक्रीशन क्योंकि बढ़ जाती है ना, स्वेटिंग बढ़ेगी, स्लाइवेशन कंटिन्यूसली बढ़ जाएगी, लैक्रिमेशन बढ़ जाएगी। ब्रेडिकार्डिया आपके पास हार्ट रेट को क्योंकि डिक्रीज करता है तो कंटिन्यूसली जब प्रेजेंट रहेगा निकोटिनिक और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे तो क्या कॉज करेगा, ब्रेडिकार्डिया। हाइपोटेंशन, स्केलेटल मसल फैसिकुलेशन हो जाएगी क्योंकि आपके पास कंटिन्यूसली जब आपके पास एसिटाइलकोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद रहेगा तो आपके पास कंटिन्यूसली डीपोलराइजेशन की वजह से आप मसल क्या होंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। कंटिन्यूसली वो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक स्टेज आती है कि मसल क्या होते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं और उसके बाद फिर पैरालिसिस हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास पैरालिसिस होगी और उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल्स की अगर पैरालिसिस हो गई तो आपके पास क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर आपके एक तो रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाता है, इसमें दूसरा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर डिप्रेस हो जाते हैं। तो आपके पास जो है वो रिस्पायरेशन ख़त्म हो जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर डिप्रेस हो जाएगा। तो पेशेंट जो है वो आप समझ सकते हैं कि किस कंडीशन पे जाए। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मस्कुलिनिक ब्लॉकर सच एज एट्रोपिन देंगे हम, जो आपके पास क्या करेंगे, CNS के अंदर एंटर हो जाता है, जो इजीली CNS के अंदर एंटर हो जाएंगे।
प्लस इसके साथ पैराडॉक्सिमीन जाती है। तो ओवरकम द टॉक्सिसिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स, हम क्या करेंगे, मस्कुलिनिक ब्लॉकर सच एज एट्रोपिन प्लस पैराडॉक्सिम देंगे, जो कि रीजनरेट करेंगे एसिटाइल कोलिन स्ट्रेसेस, पर्टिकुलरली एडम स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। क्योंकि हमारे पास क्योंकि इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी एक दफ़ा इन्होंने जाके बाइंड होगा, तो जब तक आपके पास एंजाइम ख़त्म नहीं होगा, जब तक जो है वो जो है अफेक्ट ख़त्म वाइंड अप नहीं हो सकता, इसलिए वैनिश नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पास ऐसे ड्रग्स की ज़रूरत है जो कि एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा से एनहांस कर दें, और आपके पास जाके एट्रोपिन पे जाके आपके पास एट्रोपिन क्या है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएंगी, ताकि आपके पास एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी जो कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे वो क्या हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए। जब मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एसिटाइल कोलिन कहाँ मौजूद होगा, साइनेप्टिक एरिया में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा, आपकी जो मैनेजमेंट ऑटो रेगुलेशन है उसमें क्या इंडिकेशन देगी कि एसिटाइल कोलिन स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करें, नर्व क्या करें, प्रोड्यूस एसिटाइल कोलिन स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से न्यू एंजाइम्स की प्रोडक्शन होगी इन एट्रोपिन और पैराडॉक्सिमीन की वजह से। तो न्यू एंजाइम जब प्रोड्यूस होंगे तो आपके पास जो है वो रीजनरेट होने की वजह से जो है हमारे पास क्या है, दोबारा से आपके पास जो है वो एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी ख़त्म होने लगेगी, वैनिश होने लगेगी। क्योंकि एजिंग प्रोसेस आपके पास फॉस्फोरेटेड एंजाइम का जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो होता है, इसलिए जो है इफेक्ट थोड़ा डिक्रीज होगा, इफेक्टिवनेस आपके पास स्लोली प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब आपके पास एज सून एज पॉसिबल इस चीज़ को हमें, यानी कि आपके पास जो मस्कुलिनिक ब्लॉकर जैसे एट्रोपिन और पैराडॉक्सिमीन जो है वो देनी होगी, अगर किसी ने आपके पास इंसेक्टिसाइड्स के थ्रू जो है वो पॉइजनिंग यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट के थ्रू पॉइजनिंग कर ली है, यानी कि सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया तब।